Welcome to Akmal Classes. Hello friends, welcome to my channel. In this video we will start towards civil disobedience. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग वो उसको एनसीएम को फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो जो गांधी जी ने जो एनसीएम कब लॉन्च करा था, जनवरी 1921 में। ठीक है, तो उसके बाद इन फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉल द एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने 1922 में एनसीएम को वापस ले लिया। ठीक है, ही फेल्ट, उन्होंने क्यों लिया, अब इसका रीज़न है कि ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायोलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीड टू प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। उन्होंने बोला कि जो मूवमेंट है एनसीएम वो वायलेंट होता जा रहा है बहुत सारे प्लेसेस पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स जो है वो वायलेंट का तरीका अपनाने लगते हैं, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया 1922 में। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो बहुत सारे प्लेसेस पे ये वायलेंट होता जा रहा है तो हमें सबसे पहले पीपल को ट्रेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मास स्ट्रगल में जाने से पहले इनको ट्रेंड करना पड़ेगा एनसीएम के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, विद इन द कांग्रेस के अंदर सम लीडर वर नाउ ट्राइड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब कांग्रेस के अंदर उस टाइम क्या हो रहा था कि उनके अंदर मतलब सम लीडर जो थे वो क्या ट्राई कर रहे थे, मास स्ट्रगल चाहते थे और वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन के अंदर। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेटअप किया गया था। उसके बाद कांग्रेस they felt that it was important to oppose the British politics within the councils, argue for the reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. उन्होंने बोला कि it was important to oppose British councils, मतलब ब्रिटिश काउंसिल्स को अपोज करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो काउंसिल्स है ना, वो तो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं थे। इसीलिए ये जो थी कांग्रेस वो अपोज कर रही थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को। ठीक है, अब CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी फॉर्म की। ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ये आर्ग्यू किया कि हम क्या लाएंगे, काउंसिल पॉलिटिक्स लाएंगे, इसीलिए उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। तो बट द यंगर लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी, ये दोनों क्या चाहते थे, मोर रेडिकल मास एजिटेशन। रेडिकल वो होते हैं जो फ्रीडम चाहते, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं, फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं। तो वो चाहते थे मास एजिटेशन का मतलब होता है अगेंस्ट होना। तो वो रेडिकल मास एजिटेशन चाहते थे। किसके लिए चाहते थे, मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस, कि इंडिया जो है वो पूरा इंडिपेंडेंस हो जाए। तो ये इन दोनों का ये थॉट था, जवाहरलाल नेहरू जी का एंड सुभाष चंद्र बोस जी, ये दोनों यही थॉट रखते थे। ठीक है, क्या रखते थे, फुल इंडिपेंडेंस का थॉट। अब इस पैराग्राफ को दोबारा रिवाइज करते हैं।
जब 1921 में, जनवरी 1921 में गांधी जी जो है वो एनसीएम को लॉन्च करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा जगहों पे वायलेंट हो जाता है। और गांधी जी क्या चाहते थे, नॉन वायलेंस चाहते थे। तो इसीलिए वायलेंट होने की वजह से फरवरी 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, एनसीएम को। उसके बाद इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस पे वायलेंट होता जा रहा था, और वो बोल रहे थे कि पहले हमें पीपल को ट्रेंड करना होगा, किसके लिए, मास स्ट्रगल के लिए। फिर कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल जो उनके लीडर्स थे वो मास स्ट्रगल चाहते थे, और उन्होंने वो चाहते थे हम काउंसिल इलेक्शंस में, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, जो किया गया था, ठीक है। और वो कांग्रेस लीडर अपोज कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, और उन्होंने ये भी बोला कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ है ना, ये ट्रूली डेमोक्रेटिक तो है नहीं जो हम इसका अपोज ना करें, ठीक है। फिर CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ना स्वराज पार्टी बनाते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, बट younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation। हाँ, ये वाला तो हो गया था, ठीक है। हाँ, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे फुल इंडिपेंडेंस इंडिया को मिले। ये रेडिकल्स थे, रेडिकल्स की थॉट रखते थे ये दोनों। रेडिकल्स कौन, जो फ्रीडम के लिए लड़ाई करते, उनके लिए ये थॉट रखते थे, ठीक है। अब इंडिया के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। दो फैक्टर्स होते हैं 1920 में। तो इसमें क्या होता है कि जो सिचुएशन होता है, जैसे ये सब जो सिचुएशन हमने ऊपर देखा कि कैसे गांधी जी जो है वो वापस ले लेते हैं एनसीएम को, और फिर कांग्रेस लीडर चाहते हैं काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, जो काउंसिल इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था ये सब। और फिर स्वराज पार्टी बनी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। तो ये जो सिचुएशन था, इंटरनल डिबेट था, ये सब अंदर का ये डिबेट था। तो इसके दो फैक्टर्स थे, क्या क्या थे वो, तो इसमें इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट डिसेशन टू फैक्टर अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920 में दो फैक्टर थे। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। फर्स्ट वीडियो इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में दिखाया गया है ना, बताया गया है वहाँ पे। तो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में एग्रीकल्चरल प्राइजेस बिगान टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। एग्रीकल्चर प्राइजेस गिरने लगे, ठीक है, 1926 से और 1930 तक। उसके बाद जो डिमांड था एग्रीकल्चर गुड्स का वो गिरने लग गया डिमांड, और एक्सपोर्ट जो था वो भी डिक्लाइंड हो गया। तो पीजेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। तो पीजेंट को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी अपना हार्वेस्ट, जो भी क्रॉप था उनको बेचना उनको डिफ़िकल्ट हो रहा था, और एंड पे देयर रिवेन्यू, उनको रिवेन्यू भी नहीं मिल रहा था इससे। तो 1930 में क्या होता है, कंट्री साइड में टर्मोइल मतलब संकट की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगेन दिस बैकग्राउंड, अब इंडिया में ये सब हो रहा होता है ना, ठीक है, इंडिया में ये सब हो रहा होता है। तो न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन।
ब्रिटेन में एक टोरी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो किससे कॉन्स्टिट्यूटेड होती है, स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके हेड होते हैं सर जॉन साइमन, ठीक है। सेटअप किस लिए सेटअप बनी गई थी? इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अब जो टोरी गवर्नमेंट थी वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और जो कमीशन थी, कौन सी कमीशन, आगे आगे पढ़ेंगे। जो ये जो कमीशन थे, स्टैट्यूटरी कमीशन, इसका नेम पड़ गया साइमन कमीशन। जॉन साइमन था ना, तो इनका ये साइमन और यहाँ पे रख दिया गया कमीशन के आगे, तो साइमन कमीशन इसका नाम पड़ गया। तो ये जो द कमीशन वॉज, ये जो कमीशन थी ये किस लिए बनाई गई थी? नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को ये देखेगी, फंक्शन को, और क्या करेगी, इंडिया और चेंजेस को सजेस्ट करेगी कि चेंजेस कैसे और करेंगे हम इसमें। अब ये भाई ये कैसी थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश फंक्शन देखेंगे उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसी को चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो जो कमीशन था इसका एक प्रॉब्लम था कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सभी क्या थे, देवर ऑल ब्रिटिश, सभी ब्रिटिश थे। इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था जो इंडिया का ओपिनियन जानने के लिए हो, ठीक है। तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि साइमन कमीशन आती है, कब आती है इंडिया में? 1928 में। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon." All parties, including the Congress and Muslim League, participated in the demonstrations. जब साइमन कमीशन इंडिया में आती है 1928 में, तो उनको स्लोगन "गो बैक साइमन" से ग्रीट किया जाता है। सभी पार्टीज़, जिसमें कांग्रेस जो होती है, मुस्लिम लीग होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो जिन्ना ने बनाई थी, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी ये मुस्लिम लीग, पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें जो गो बैक साइमन था ना, इसमें सभी पार्टीज, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ने हमें लालच दिया, यहाँ पे हम उनको भगा रहे हैं ना, गो बैक साइमन, तो ब्रिटिश ने हमें थोड़ा लालच दिया। क्या हुआ कि जो इन द एफर्ट टू विन देम, द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन October 1929 a vague offer of dominion status for India in unspecified future and round table conference to discuss a future constitution। क्या होता है कि वायसराय इरविन है इनका नाम, लॉर्ड लगाया इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, लॉर्ड वायसराय इरविन है इनका नाम। तो इन्होंने क्या करा, ये ब्रिटिश के थे, नाम से पता चल रहा, ठीक है। तो वायसराय इरविन जो थे, उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में अ वैग्यू ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। डोमिनियन स्टेटस क्या है कि जो ब्रिटिश थी वो इंडिया को क्या ऐसा दिखा रही थी कि इंडिया जो है, हम ब्रिटिश इंडिया का अपने देश पे दबदबा है, इंडिया को कोई भी अडॉप्ट नहीं करने आया है, ठीक है, कोई भी इंडिया पे राज नहीं करने आया है। तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया इंडिया के लिए कि इंडिया जो है अभी मतलब सेफ है, ऐसा मतलब दिखा रही थी, डोमिनियन स्टेटस दे रही थी। और जो इंडिया का अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, मतलब हमें उस टाइम नहीं पता था कि इंडिया को फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसीलिए अनस्पेसिफाइड फ्यूचर लिखा हुआ है, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक राउंड टेबल मतलब राउंड, ठीक है, राउंड सा है, और इसमें टेबल मतलब क्या है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग है एक तरह की, टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन।
कि इंडिया के लिए इन्होंने क्या करा कि डोमिनियन स्टेटस रखा कि इंडिया जो है अभी इंडिया का अपना दबदबा है ब्रिटिश के ऊपर, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख दी कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। कब? 1929 में, विच वूम बाय वायसराय लॉर्ड इरविन, लॉर्ड नहीं वायसराय इरविन भी सही है, ठीक है। तो दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। अब इससे जो उन्होंने दिया था ना प्रपोजल, इससे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं थे। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस, हु वाज रेडिकल, हु वर रेडिकल्स, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल्सो अदर। पर इसमें स्पेसिफाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी को दोनों का क्या है, क्योंकि ये जो थे ये शायद लैड कर रहे होंगे, ये लैड कर रहे थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने रेडिकल विद इन द कांग्रेस कौन थे, लेड बाय। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे एंड सुभाष चंद्र बोस थे, ये रेडिकल्स को लेड करे थे, मतलब जो फ्रीडम की थॉट रखते हैं ना, उनको ये जवाहरलाल नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी ये दोनों लेड करे थे। ये और ज़्यादा अगेंस्ट हो गए जब ये प्रपोजल आया ना वायसराय इरविन के यहाँ से, तो वो और ज़्यादा असर्टिव हो गए। तो द लिबरल एंड द मॉडरेट्स, लिबरल कौन होते हैं, जो फ्रीडम की थॉट रखते हैं, और मॉडरेट जो शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है। तो लिबरल एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर सपोर्ट इन्फ्लुएंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बना थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन, लिबरल एंड मॉडरेट्स, ये दोनों जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया। तो 1929 में क्या होता है कि कांग्रेस का एक और मीटिंग होता है, 1929 में एट लाहौर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एट लाहौर, कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इंडिया के फुल इंडिपेंडेंस के लिए जवाहरलाल नेहरू जी उस मीटिंग में फॉर्मुलाइज करते हैं पूर्ण स्वराज का डिमांड, या फिर और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और उन्हीं उसी मीटिंग में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू जी 26 जनवरी को 1930 को ये डिक्लेयर करते हैं कि हम इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को, और एक प्लेज लेंगे, टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए क्या लेंगे, एक प्लेज लेंगे। उन्होंने ये डिक्लेयर किया। लेकिन क्या होता है जब 26 जनवरी 1930 का डे आता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग बहुत सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, बहुत कम लोग उसमें अटेंड करते हैं उसको। तो उस टाइम महात्मा गांधी, फिर क्या होता है, महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी की टर्न होती है, क्या करते हैं वो। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस abstract idea of freedom to more assertive concrete issue of everyday life। महात्मा गांधी जो है वो एक तरीका, एक वे फाइंड करते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का, कि इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम कैसे आगे ले जाएंगे। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, फ्रीडम का या फिर हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस का। ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, इसको गांधी जी ने आगे ले जाने के लिए एवरीडे लाइफ से रिलेट किया, ठीक है। तो इस एवरीडे लाइफ में क्या है, क्या चीज़ है जो एवरीडे लाइफ में होती है, सभी के लिए होती है, ठीक है, सभी पीपल के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या करा, सॉल्ट सभी कंज्यूम करते हैं, रिच हो या पुअर हो, सभी को ज़रूरत पड़ती है। तो इस फ्रीडम के लिए ना गांधी जी ने क्या करा, एक सॉल्ट को एक अपना एक सिंबल बनाया,
पीपल को यूनाइट करने के लिए, पीपल को, नेशन को यूनाइट करने के लिए इन्होंने एक सॉल्ट को एक चुना, फ्रीडम के लिए, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम के लिए सॉल्ट को चुना, ठीक है। और इसी सॉल्ट से सिविल डिसोबीडियंस बिगिन हो जाता है फिर। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे गांधी जी जो है वो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आगे ले जाएंगे, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 29 दिसंबर 1929 एट लाहौर मीटिंग, कांग्रेस की एक और मीटिंग होती है। कांग्रेस की 3 मीटिंग हो चुकी है अब। पहली कब हुई थी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो। पहली हुई थी कैलकाटा में वैसे, ठीक है, सितंबर 1920 में कैलकाता में हुई थी पहली मीटिंग। उसमें क्या था, उसमें गांधी जी ने कन्विंस किया था कि हमें नीड टू लॉन्च NCM फॉर द खिलाफत एज वेल एज स्वराज। यहाँ पे गांधी जी ने 1920 में ये कर दिया, ठीक है। फिर दूसरी मीटिंग होती है दिसंबर 1920 में नागपुर में, किस लिए होती है, लॉन्च होता है उस टाइम NCM। उसके बाद अभी हुई है दिसंबर 1929 में, 1920 यहाँ पे दिसंबर 1920 में लाहौर में क्या होता है इस टाइम, इसमें होता है गांधी जी डिक्लेयर करते हैं फुल इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी को वो बोलते हैं हम सेलिब्रेट करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सॉल्ट कैसे एक सिविल डिसोबीडियंस को आगे ले जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।